नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। टिप्पणी या फिर न्यूज लॉन्ड्री पर आने वाले तमाम कार्यक्रम, रिपोर्ट्स, पॉडकास्ट हमारे सब्सक्राइबर्स की बदौलत आप तक पहुंच पाते हैं। हम मुख्य धारा के मीडिया की तरह सरकारों और कॉरपोरेशंस के विज्ञापन नहीं लेते। अगर आप न्यूज लॉन्ड्री की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें या फिर हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट की मदद करें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लाइक और शेयर से यह वीडियो उन नए दर्शकों तक पहुंचेगा जो शायद हमारी मदद करना चाहें और जिन्हें शायद हमारे कार्यक्रम पसंद आए। हस्तिनापुर की अटकी हुई सांसों का कोई इलाज ढूंढा नहीं जा सका था। आर्यावर्त में चुनाव का मौसम आ गया था। ढोल, ताशे, बिगुल, नगाड़े बज रहे थे। नर, नारी, किन्नर, बानर, भूत, पिशाच सब के सब चुनावी रंग में सराबोर थे। शिव जी की बारात टाइप माहौल था। संजय दूर से ही सब कुछ निहार रहे थे। दरबार में लाइव ब्रॉडकास्ट का संदेश धृतराष्ट्र से मिला था। धृतराष्ट्र की तबीयत नासाज थी। वैद्यराज ने लगातार भाप लेने को बोला था ताकि गला और नाक दोनों साफ रहे। हवा साफ होने की कोई उम्मीद नहीं थी। धृतराष्ट्र ने संक्षिप्त सा सवाल किया, संजय, ये हवा में धुआं धुआं सा क्यों है? लगातार स्मॉग युक्त हवा में सांस लेने के कारण धृतराष्ट्र का गला ऊपर उठकर पंचम सुर में पहुंच गया था। दरबारी दबी जुबान में बतियाते थे। धृतराष्ट्र का गला भारी होकर अमिताभ बच्चन हो गया है। संजय ने चैतन्य होकर कहा, महाराज, अब तो आदत सी है ऐसे जीने में। सबने हथियार डाल दिया है। CJI asked, and I quote, "Do you think we should ban everything to solve this problem? Should we stop everything?" He further said, "We should deal with cases which we can take on the judicial side. The courts can't enter into everything. We are not going to hear it sooner. Let it come in due course." यह सुनकर धृतराष्ट्र की पेशानी पर बल पड़ गए। उन्होंने पूछा, क्या कभी कहीं कायनात में इस किस्म की कोई परेशानी दरपेश नहीं आई? संजय ने पलटते ही कहा, ऐसा नहीं है महाराज। हुकूमत बरतानिया की राजधानी लंदन आज से 7 दशक पहले बिल्कुल इसी किस्म की दिक्कत से जूझ रहा था। दुनिया उसे द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन के नाम से जानती है। The byproducts of domestic fireplaces and factories all over the city quickly formed a foggy blanket, thick enough to cover all but the tallest of buildings. The fog was severe on the first day, and it got worse with each day that passed. Londoners were used to fog, but this was on another level. This fog was extremely thick and dense, restricting visibility to just a few strides. In some places it had a yellowish or greenish hue, and many reported that it stank of rotten eggs, something which led people to don masks or other face coverings whenever they had to venture outside. Despite the noxious appearance of the fog, few people were worried about air quality. Visibility was a much more pressing issue. संजय जारी रहे, महाराज, कहा जाता है कि उस दौर में लगभग 12,000 लंदन वासियों की मौत सांस की दिक्कत और प्रदूषण के कारण हो गई थी। यह साल 1952 की बात है। उसके बाद हुकूमत के ऊपर जनता ने दबाव बढ़ा दिया। मजबूर होकर साल 1956 में हुकूमत बरतानिया ने क्लीन एयर एक्ट पास किया। Hundreds of those who endured it noted that the experience changed their attitude towards the environment. It certainly moved air quality up the political agenda, and in 1956 the Clean Air Act was introduced. This legislation made mandatory the use of smokeless fuels in built-up areas, and also limited the amount of air pollution factories were allowed to disperse into the atmosphere. While the Act itself has been updated and replaced several times over the years, many of its principles have remained in place to this day. As a consequence, the air quality in London has significantly improved. इस मौके पर धृतराष्ट्र ने टोका, तो फिर दिक्कत क्या है? संजय ने कहा, दिक्कत आर्यावर्त की सियासत है महाराज। यह सियासत एक साथ कई पहियों पर चलती है और हर पहिया अलग अलग दिशा में भाग रहा है। ऊपर से तो इसमें लोकतंत्र की खूबसूरती नजर आती है, लेकिन अंदर की सच्चाई यह है कि 70 सालों का लोकतंत्र विकास की चरम अवस्था पर पहुंच चुका है। यह वहां पहुंच चुका है जहां जनता साफ पानी 20 रुपए लीटर खरीद कर पी रही है और साफ हवा के लिए 20,000 का एयर प्यूरिफायर खरीद रही है। अगर जनता इस हालत में मस्त है तो फिर क्लीन एयर एक्ट की जरूरत किसे है? और आर्यावर्त में तो वैसे भी रवायत है कि कानून किताबों में बंद पड़े रहते हैं। समाज अपनी चाल से आगे बढ़ता रहता है। दिल्ली में पटाखे बैन हैं, लेकिन जनता अड़िया अड़िया कर दिवाली पर पटाखे छोड़ती है। इस मौके पर धृतराष्ट्र को डंकापति की तलब लगी। उन्होंने पूछा, डंकापति कहाँ हैं? संजय ने कहा, वैसे तो डंकापति चुनाव प्रचार के लिए जी रहे हैं, पर उनका कहना है कि वो लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाने के लिए जी रहे हैं। धृतराष्ट्र को बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा, मतलब?
संजय ने कहा 4-4 कैमरों की लाइव कवरेज के बीच डंकापति ने ऐलान किया है कि चाहते तो उनकी तस्वीरें भी विज्ञापनों में चमक सकती थी, पर वे ऐसा नहीं चाहते हैं। 2,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। ये जितनी चीजें मैंने गिनाई ना, आप बताइए कितने रुपए की मुझे एडवर्टाइजमेंट देनी चाहिए थी, कितने अखबार के पेज भरे पड़े, अखबार में मोदी फोटो चमकती हो, अब कितने दे देते। इतना सारा काम मैं अभी जो गिना रहा हूं, अभी तो बहुत कम गिना रहा हूं, वरना समय बहुत ज्यादा चला जाए, क्योंकि हम आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जीते हैं। खबर है कि डंकापति के मुखारबिंद से यह लोमहर्षक बयान सुनते ही उन्हें कवर कर रहे चारों कैमरे वहीं पर गश खाकर गिर पड़े और विडंबना सेंट्रल विस्टा के निर्माणाधीन मलबे में मूर्छित अवस्था में पाई गई। स्वयं धृतराष्ट्र भी लटपटा गए। विज्ञापन से डंकापति का इतना वैराग्य, उनके दिमाग में डंकापति के विज्ञापन से वैराग्य की कई तस्वीरें घूम गई। एक फेसबुक अधिकारी के साथ मोदी बातचीत कर रहे थे, कैमरामैन तस्वीर खींच रहे थे, लेकिन तभी टीवी कैमरों के सामने एसपीजी के जवान आ गए। उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया। प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने एसपीजी से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा। वैराग्य शब्द को संजय ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा, चुनाव प्रचार के लिए गली गली घूम रहे डंकापति का प्रचार और विज्ञापन से वैराग्य कदम कदम पर दिख रहा है। देवभूमि हिमाचल में उन्होंने अपना विज्ञापन वैराग्य कम से कम 3 कैमरों के जरिए दिखाया। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला यहां जा रहा था एक चुनावी जनसभा में, लेकिन जब रास्ते में उन्हें एक एम्बुलेंस दिखाई पड़ती है तो फिर उस एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है। यहां पर धृतराष्ट्र का हस्तक्षेप हुआ। इसमें नई बात क्या है? संजय ने कहा, नई बात बस एक है महाराज। डंकापति के राज में उनके सूबों के साथी लंबरदार सड़क पर पैदल हैं और कैमरामैन गाड़ी के अंदर है। संजय जारी थे। पटेल और योगीराज जैसे लंबरदार को पैदल कर कैमरामैन को गाड़ी में बिठाया है डंकापति ने। ऐसा विज्ञापन वैराग्य आपने पहले कहां देखा था? सोचिए महाराज, कैमरामैन को अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए कितना बड़ा दिल चाहिए। धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। फिर दोनों हाथ से नाप दिखाते हुए बोले, इतना बड़ा दिल तो चाहिए ही चाहिए। संजय ने कहा, इससे भी बड़ा दिल है डंकापति का महाराज। उनका दिल 56 इंच का है। सूबों के लंबरदार भले ही उसमें जगह न पाएं, लेकिन कैमरामैन के लिए पर्याप्त जगह है। यहां पर धृतराष्ट्र ने फिर से हस्तक्षेप किया। यार संजय, यह बात तो तुम भी मानोगे कि अकेले डंकापति के कंधे पर जिम्मेदारियों का पहाड़ है। ऐसे में एक विज्ञापन वैराग्य हुआ भी तो क्या हुआ? संजय ने हड़बड़ाकर रोका, वैराग्य? महाराज, डंकापति के दुखों की कोई सीमा नहीं है। उनका ताजा दुख गालियों का है। तो लोग मुझे पूछते हैं, थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं, और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। संजय जारी रहे। डंकापति का दावा है कि वो गालियों को पौष्टिक तत्व में बदल देते हैं। धृतराष्ट्र गालियों को पौष्टिक तत्व में बदलने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझना चाहते थे। तब संजय ने बताया, एक समय में कानपुर में एक पंसारी था जो गंजों को कंघी बेचता था। उसके बाद गंजा कंघी की निरर्थकता पर विवाद करता था। तब पंसारी उसे बाल उगाने वाला तेल बेचता था। कंघी पहले, तेल बाद में, और सबसे अंत में बाल। धृतराष्ट्र इस उलटबांसी पर एकदम चकरा गए। यह क्या है? संजय ने माजरा भांपकर कंघे और तेल वाले प्रकरण को नए सिरे से समझाया। दरअसल डंकापति ने सबसे पहले गालियां देने वाली एक अक्षौहिणी सेना का निर्माण किया। डंकापति ने इस सेना का गठन आर्यावर्त की संप्रभुता और अखंडता को सुरक्षित करने के लिए किया था। राष्ट्र को यह डंकापति का अप्रतिम योगदान है। इसे आईटी सेल कहते हैं। इस सेना का सबसे अहम हथियार है गालियां। जैसे ही आप डंकापति के दाएं या बाएं गए, यह सेना गालियों की गोलाबारी शुरू कर देती है। डंकापति की देखा देखी दूसरे लंबरदारों ने भी अपनी अपनी सेनाएं खड़ी कर ली, लेकिन विद्वानों का मत है कि डंकापति की सेना के आगे सब फेल हैं। तो डंकापति ने पहले गाली देने वाली सेना बनाई। इसके बाद जब वह गालियां वापस लौटने लगी, तब उन गालियों को पौष्टिक आहार में बदलने वाली फैक्ट्री लगा ली।
उसी फैक्ट्री का जिक्र डंकापति कर रहे थे जहां गालियों को गला पचाकर विटामिन और मिनरल की पौष्टिक गोलियां तैयार होती हैं। गालियों की इतनी पौष्टिक खुराक से अदबदाए धृतराष्ट्र ने लंबी डकार मारी और खड़ा हो गए। दरबारी समझ गए कि अब सभा विसर्जन का वक्त है। धृतराष्ट्र अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में फिलहाल इतना ही। पिछले हफ्ते भारत विश्व कप के सेमीफाइनल में हार गया। हुड़क-चुल्लू एंकराओं ने खेल को खलिहान बना दिया। बनाने को तो वो श्मशान भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा लिहाज रखा। देश उनका शुक्रगुजार है। पहले आप देखिए कि मैच के पहले क्या हुआ। मैच से पहले क्यों डरा इंग्लैंड? इंग्लैंड का खेल खल्लास। फाइनल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंग्लैंड रास्ते से हटेगा, पाकिस्तान फिर पिटेगा। और अब मैच के बाद का सूरत हाल भी देखिए। आईपीएल में हीरो, आईसीसी इवेंट्स में जीरो। हार के कितने गुनेगार? भारत की हार का मुजरिम कौन? रोहित शर्मा, शोर ज्यादा, स्कोर कम। तो मैच शुरू होने से पहले वाले हिस्से से हम भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता का एक कोहिनूर चुनकर लाए हैं। इसमें अंधविश्वास, पाखंड, फरेब, पोंगापंथ और लोगों को मिसगाइड करने वाले सभी तत्व मौजूद हैं। टेलीविजन पत्रकारिता में यह उल्लेखनीय ऐतिहासिक योगदान एबीपी न्यूज ने किया। आप इसके लिए एबीपी न्यूज को शुभकामनाएं भेज सकते हैं। आप देखने जा रहे हैं हमारा यह खास कार्यक्रम 11 ज्योतिषी बताएंगे, हम वर्ल्ड कप लाएंगे। खासकर इस शो के जरिए अमृत प्राप्त कर चुके इन एंकर महोदय को आप अपनी शुभकामनाएं जरूर भेजें। ज्योतिषियों की निगाह से देश भर के जो 11 विद्वान ज्योतिष हैं वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हमारी बातचीत होगी। सेमीफाइनल में क्या होने वाला है ये तो हम आपको बताएंगे ही। अलग अलग खिलाड़ियों की भी अगर बात की जाए तो उनके सितारे क्या कहते हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं विस्तार से। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शंखनाद के साथ। तमाम ज्योतिषी हमारे साथ मौजूद हैं और जरा शंखनाद हो जाए इसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। ज्योतिष शास्त्र के बारे में अज्ञानियों की राय है कि यह सामान्य वर्ग, आप इसे तथाकथित मेरिटधारी वर्ग भी कह सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के बारे में अज्ञानियों की राय है कि यह तथाकथित मेरिटधारी वर्ग का मनरेगा प्रोग्राम है। जो पढ़ लिख नहीं पाते, नौकरी आदि में नहीं जा पाते, वो ज्योतिष का धंधा पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी ज्ञानी से पूछ बैठे तो वह आपको बताएगा कि ज्योतिष विद्या असल में विज्ञान है। यह मोटी मोटा 2 मत हैं। मैं मनरेगा वाले मत से सहमत हूं, पर आगे बढ़ने से पहले आप भविष्य का कॉलर घसीटकर वर्तमान में ला खड़ा करने वाले इन ज्योतिष शास्त्रियों की मैच के बारे में राय देख लीजिए। बट फाइनली भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। बहुत प्रखर स्थिति, कांटे के टक्कर है, लेकिन विजय के योग बन रहे हैं 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त होगा। ये भी 100% वाला मामला आपका भी है। चलिए, कल की विजय भारत की निश्चित है। बुजुर्गों ने कहा है अपनी इज्जत अपने हाथ। ऐसा कुछ भी मत बोलो या करो जिसमें घंटे भर बाद थुक्का फजीहत हो जाए। लेकिन मेरिटधारी मनरेगा की अपनी मजबूरियां हैं, मेरा मतलब ज्योतिष आश्रितों की। लोगों का भविष्य बताता हूँ। अरे तेरे को खुद के भविष्य का पता नहीं तो तू दूसरे का भविष्य क्या बताएगा? कौन कहता है कि मुझे अपने भविष्य के बारे में पता नहीं है? पता है तो बता। अगले 2 मिनट में तेरे साथ क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? ऐसे घर बुलाकर कोई करता है क्या? पुराने साहब आप तो कुछ करिए ना। देखिए बस 10 नहीं बोलो। कुछ इस तरह से ये लोग दुनिया को उसका भविष्य उसके वर्तमान में बेचते हैं और अपना इहलोक और परलोक दोनों सुरक्षित करते हैं। क्या ज्योतिष विज्ञान है? इस सवाल से पहले सवाल आता है कि विज्ञान क्या है? विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से हासिल होता है। यानी यह एक प्रोसेस है। इसकी एक तय प्रक्रिया है और उस तय प्रक्रिया से गुजरने पर हर बार एक ही नतीजा आता है। ऑब्जर्वेशन, फिर डिस्क्रिप्शन, इसके बाद आता है कॉज एंड इफेक्ट और फिर होता है एक्सपेरिमेंट। इस तरह से अंत में आता है निष्कर्ष। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। मैंने बहुत संक्षेप में बता दिया। अगर कोई चीज विज्ञान सम्मत है तो उसका अंतिम रिजल्ट सबके लिए समान ही होगा और उसके बीच की प्रोसेस या प्रक्रियाएं भी समान ही होंगी। अब आप विज्ञान की इस प्रक्रिया से महानुभावों के इस विज्ञान की तुलना कीजिए। मेष राशि उसके जन्म की बनती है रोहित की। आपने 29 के हिसाब से बनाया है, तभी आप सूर्य चंद्र को एक साथ जोड़ रहे हैं। चंद्रमा उच्च का है इनका। देखिए 30 तारीख को
हाँ, वृषभ राशि है, तो सूर्य चंद्र साथ नहीं है। जन्म में भी और वर्तमान में सूर्य चंद्र साथ नहीं है ना, वो गोचर में भी उच्च का है। आप अपने बात को वापस लीजिए। मैं अपने बात को 1975 में कमाल आपके जन्म के वैसे बाद जबरदस्ती कूदने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जहाँ की देखिए लड़ाई करना अलग विषय है, राजनीति करना अलग विषय है, क्रिकेट खेलना अलग विषय है, ध्यान रखिए। इस अवैज्ञानिक कुकुरझांझों से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि खबरिया चैनलों के कार्यक्रम और इसके एंकराएं घामड़ हैं। ये अंधविश्वास और पाखंड फैलाने में लगे हैं। ऐसी चीज जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं, उसे भ्रामक तरीके से मान्यता दिलाने में लगे हुए हैं। यह इस समय की टेलीविजन पत्रकारिता का उसके समाज को योगदान है। इससे भी जरूरी सीख यह मिलती है कि समाज कुछ चीजें अपने मानस पर लाद कर चलता है। जरूरी नहीं कि उसे विज्ञान बताकर स्थापित किया जाए और प्रोसेस को दरकिनार कर दिया जाए। मसलन सांझे धनुष बिहाने पानी, कहे घाघ सुन पंडित ज्ञानी। महाकवि घाघ कहते हैं कि अगर शाम को इंद्रधनुष दिखे तो अगली सुबह बारिश जरूर होगी। यह लोकमानस का बोझ है। वह मानता है कि शाम को इंद्रधनुष होगा तो अगली सुबह बारिश होगी, पर इंद्रधनुष का अपना एक प्रोसेस है, बारिश का अपना एक अलग प्रोसेस है। जरूरी नहीं कि यह महाकवि घाघ के कहे मुताबिक हो। तो आप लोग सतर्क हो जाइए। आपकी कुंडली में शनि, राहु, सूर्य, चंद्र लगन बनकर घुसपैठ की कोशिश में लगे मेरिटधारी मनरेगा वालों से दूरी बनाइए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 11 साल बाद टीवी चैनलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। नई गाइडलाइन में हर ब्रॉडकास्टर या चैनल को रोज राष्ट्रीय महत्व या हित और जनसेवा से जुड़े मुद्दों पर आधे घंटे का कंटेंट देना अनिवार्य होगा। इसके लिए मंत्रालय की ओर से 8 थीम का विकल्प भी दिया गया है। साथ ही चैनलों को अपनी प्रोग्रामिंग तय करने के लिए समय भी दिया गया है। पत्रकारों के लिए यह बड़ी पसोपेश की स्थिति है। मनोरंजन या अन्य चैनलों के लिए तो यह बात ठीक है, पर क्या खबरिया चैनलों पर यह बात लागू होती है? जिस राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रहित या जनहित की बात सरकार कह रही है, वह तय कैसे होगा? पत्रकारिता में जो चीजें दिखाई जाती हैं वह बाय डिफॉल्ट जनहित या फिर राष्ट्रहित में ही होती हैं। मैं दरबारी या फिर घोघा बसंत मीडिया की बात नहीं कर रहा। पत्रकारिता का पहला उसूल है कि आप जो दिखा रहे हैं उसका पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित क्या है, यही आधार होता है खबरों के चयन का। तो फिर आधे घंटे अलग से सरकार किस राष्ट्रीय हित या जनहित की बात करवाना चाहती है? क्या वह चाहती है कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कही जाएं? अच्छी बातें कुछ लोगों को तो अच्छी लग सकती हैं, लेकिन वह पब्लिक इंटरेस्ट हो, जनहित हो, यह जरूरी नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति हैं विकास दिव्य कीर्ति, पेशे से शिक्षक हैं। बीते हफ्ते हल्ला बोल बहिष्कार ब्रिगेड ने उनके खिलाफ बहिष्कार, बैन और गिरफ्तारी का मोर्चा खोल दिया। उनका अपराध यह था कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। विकास जी ने अपनी कही गई बात का तथ्यात्मक संदर्भ और स्पष्टीकरण भी दिया। ये गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत द्वितीय खंड है। मिथिलेश नंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता। ठीक उसी तरह जैसे वही बात की जो कुत्ते के चाटे हुए भविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं करता। यही बात पुरुषोत्तम जी ने अपने लेख में लिखी थी, इसको कोट करते हुए। विकास जी के इस बयान के बहाने खबरिया चैनलों पर नफरत की जो महफिलें सजी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। विकास दिव्य कीर्ति हिंदू हैं। उन्होंने हिंदी देवी देवताओं के बारे में कुछ कहा, फिर उसका तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया। इसमें मुसलमानों की कोई भूमिका नहीं थी। यह बात राजेंद्र पाल गौतम, उनके ऊपर भी लागू होती है। लेकिन अपना छोटा पैक छोटा धमाका, इसकी कब्जियत बिना हिंदू मुसलमान के दूर नहीं होती। 5 मिनट पहले इसके सामने यह सब हुआ और ये शांति से सुनता रहा। जब हिंदुओं की बात आती है तो वो कहते हैं कि भगवान श्री राम ने कहा सीता को कि आप एक घी की तरह हैं जिसको कुत्ते ने चाट लिया हो, अब मेरे आप किसी योग्य नहीं है। वो मां सीता के लिए कहा गया। और अब सुनिए दूसरी तरफ, पैगंबर मोहम्मद इस देश में, इस दुनिया में महिलाओं के लिए मशाल की तरह है। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये एक शब्द किसी और धर्म के बारे में बोल दें, इनका गला काटकर फेंक दिया जाएगा। वो जो विश्वास विकास आप बात कर रहे हैं ना, वो अपने आप को एथीस्ट कहते हैं। वो कहते हैं मैं किसी धर्म को नहीं मानता। आप किसी धर्म को नहीं मानते हो, आपका सम्मान है, लेकिन आपको किसी भी धर्म का अपमान करने का लाइसेंस नहीं। और 5 मिनट बाद अमीश देवगन ने
ये आसमानी दावा कर दिया। मुसलमान की तो कोई चर्चा ही नहीं भाई, मुसलमान की तो कोई चर्चा ही नहीं आई। मुसलमान को तो आप लेके आए। चर्चा है, चर्चा तो इसकी थी कि हिंदू को गाली दी जा रही थी। चर्चा तो इसकी थी कि हिंदू को कहा जा रहा था कि आपके शब्द का अर्थ गंदा है। चर्चा तो इसकी थी माता सीता के बारे में जो कहा गया। मुसलमान की तो कोई चर्चा नहीं। ये इक्वेट करना भी हिंदू धर्म का अपमान होता है। अगर तुम्हारी नीयत हिंदू मुसलमान की नहीं थी तो तुमने उस हिंदूवादी नेता को तब क्यों नहीं रोका जब वो जबरन पैगंबर मोहम्मद को इसमें घसीट लाया? अगर तुम्हारी नीयत इतनी ही साफ थी तो इस शो में ये दो मौलाना क्यों बुला रखे थे? जहर इनकी बॉटम लाइन है, इसके बिना इनका खाना हजम नहीं होता। ये अमीश देवगन हो या फिर आज के दौर के अधिकतर एंकराएं। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते की रिपोर्ट द क्विंट हिंदी से है। यह एक अनोखे सत्याग्रह की कहानी है। मध्य प्रदेश के गुना जिले के शारीरिक रूप से अक्षम तमाम लोग स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। राघवगढ़ से गुना जिला मुख्यालय तक यह यात्रा ये विकलांग लोग 10 दिनों में पूरी करेंगे। इनकी प्रमुख मांग है कि इनका विकलांगता भत्ता 600 रुपए से बढ़ाया जाए। इस यात्रा में मध्य प्रदेश के 20 जिलों के विकलांग शामिल हैं। हमारी तो ये पहली और अंतिम यात्रा रहेगी, क्योंकि वैसे भी हम कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हैं। पेंशन दी जाती है दिव्यांग को 600 रुपए। स्थिति ये है कि दिव्यांग 600 रुपए की पेंशन लेने के लिए 400 रुपए की टैक्सी करके बैंक तक जाता है, तब उसे 600 रुपए की पेंशन मिलती है। कि 600 रुपये में क्या होगा? 600 रुपये में आज की महंगाई दर इतनी बढ़ चुकी है, 600 रुपये में तो 6 दिन का खर्चा नहीं चलेगा। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।